अच्छा, स्टार्ट कर रहे हैं दोबारा। तो ये चीज हमने कर ली थी कि एक सिंगल कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक सिंगल प्लेटफॉर्म होता है, और उस प्लेटफॉर्म के साथ इसको हम कह सकते हैं मदरबोर्ड, और उसमें सारी बसेस, सारी लाइंस होती हैं जो कि एक्चुअली बसेस कहलाती हैं, और बसेस के जरिए से सारे जो है हार्डवेयर आपस में इंटरकनेक्टेड होता है, और सब अपनी अपनी चीजें जो है वो रैम के साथ जो है शेयर कर रहे हैं। रैम जिसको चाहिए है, रैम तो सबको ही चाहिए ना, हार्ड डिस्क को भी चाहिए, माउस को भी चाहिए, कीबोर्ड को भी चाहिए, कोई भी काम रैम के बगैर तो हो नहीं सकता। ठीक है, रैम जो है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इसको जो है हम उसके बगैर तो कोई काम कर नहीं सकते। रैम का यहाँ पर समझाना जरूरी है थोड़ा सा। रैम का आपको पता है कि रैम का मेन काम क्या है, मेन फंक्शनैलिटी रैम की, यानी कि अगर हम रैम को हटा दें तो क्या फर्क पड़ेगा? सर टेम्पररी उसको कोई स्पेस चाहिए होती है अपने प्रोग्राम्स वगैरह को रन करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हार्ड डिस्क होती है जहाँ पे हमारे लाइक डाटा स्टोर होता है, लेकिन वहाँ से उठ के टेम्पररी किसी एरिया में परफॉर्म करने के लिए हमें एक स्पेस चाहिए होती है, वो उसका काम करता है रैम। और टेम्पररी स्पेस तो चाहिए होती है, वो आपकी बात बिल्कुल। हार्ड डिस्क क्या टेम्पररी स्पेस प्रोवाइड नहीं कर सकती? सर वो करता है, लेकिन रन टाइम पे लाइक कुछ फास्टर देन हार्ड डिस्क चाहिए होता है। अच्छा, मेन टेक्निकल रीजन क्या है रैम का? मतलब चाहिए तो होता है, लेकिन क्यों चाहिए, और मतलब इसके बगैर गुजारा क्यों नहीं है? देखो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये आपकी फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क होगी, ठीक है, एक तरफ हार्ड डिस्क हो गई, एक तरफ रैम है, और एक तरफ आपका जो है ये सीपीयू है। ठीक है, सीपीयू। अब सीपीयू जो है ना वो कम्युनिकेट किसके साथ कर रहा होता है? रैम के साथ। सीपीयू रैम के साथ कम्युनिकेट करता है। हार्ड ड्राइव जो है वो वो रैम के साथ कनेक्टेड है, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है कि सीपीयू डायरेक्टली जो है वो सीपीयू डायरेक्टली हार्ड डिस्क को एक्सेस कर ले। ये नहीं, ये रास्ते ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है। सीपीयू डायरेक्टली हार्ड डिस्क को एक्सेस नहीं कर सकता। सीपीयू डायरेक्टली किसको एक्सेस करता है? रैम को। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक फाइल है आपकी abc डॉट डॉक एक्स, एक वर्ड की फाइल है abc डॉट डॉक एक्स या डॉक। ठीक है, ये वर्ड की फाइल है। अब ये वर्ड की फाइल पे हार्ड डिस्क पे रखी हुई है, इस पे आपने डबल क्लिक किया, इस डॉक फाइल पे आप डबल क्लिक, जैसे ही आपने डबल क्लिक किया, ये फाइल जो है वो हार्ड डिस्क से उठ के कहाँ आ जाएगी? रैम में। ठीक है, तो ये जो है फाइल abc.doc, ये अब आपकी रैम में आ गई। अब ये abc फाइल जो रैम में आ गई है, अब इस फाइल को जो है ना वो एग्जीक्यूट कौन करेगा? सीपीयू। सीपीयू कैसे एग्जीक्यूट करेगा? सीपीयू वही एग्जीक्यूट करता है जो रैम में होता है। सीपीयू एग्जीक्यूट वही करता है जो रैम में होता है। ठीक है, तो ये फाइल आपके सामने खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो दूसरे लफ्जों में जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है ना वो रैम में हो रहा है, यानी कि जो कुछ एग्जीक्यूशन हो रही है जिस प्रोग्राम की, वो रैम से हो रही है। हार्ड डिस्क से एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं है। हार्ड डिस्क से किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं है। जिस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होना होगा वो हार्ड डिस्क से लोड होके वो कहाँ आएगा? वो रैम में आएगा। हार्ड डिस्क से लोड होके वो रैम में आएगा। रैम के जरिए जो है वो पॉसिबिलिटी होगी, अदरवाइज उसके लिए वो पॉसिबल नहीं होगा। तो जो अगर आपने एबीसी पे काम किया, आपने फाइलें सेव करो, लेकिन वो एबीसी पे ही काम करा, जैसे ही आपने एबीसी फाइल को क्लोज किया, वो फौरन जो है वो हार्ड डिस्क के ऊपर ही ज़ाहिर सेव हो जाएगा, और यहाँ से वो चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया होगा कि रैम का काम क्या है। अगर रैम नहीं होगी तो कोई भी फाइल जो है वो रन ही नहीं हो सकती, क्योंकि हार्ड डिस्क से डायरेक्ट कोई फाइल रन नहीं होती। सीपीयू हार्ड डिस्क को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता। सीपीयू सिर्फ वही फाइल एक्सेस करेगा जो कि रैम में लोडेड होगी। ठीक है, अभी हम इसमें पढ़ेंगे वर्चुअल रैम के बारे में, आगे जाके टॉपिक आएगा, एक चैप्टर है हमारा वर्चुअल रैम, उसमें भी वर्चुअल रैम के बारे में भी आपको बताऊंगा। वो उसमें ये होगा कि भाई आपकी रैम फुल हो गई, रैम आपकी जब फुल हो गई अब क्या करें? अब और प्रोग्राम भी तो रखने हैं, अगर
और प्रोग्राम भी लोड करने हैं, तो कैसे लोड करेगा, रैम तो फुल हो गई। ठीक है, तो फिर वो वर्चुअल रैम का कॉन्सेप्ट आता है कि हार्ड डिस्क के एक पोर्शन को जो है ना वो हम रिजर्व करते हैं कि इसके अंदर रैम की पुरानी चीजें यहाँ आ जाए, ताकि रैम कुछ ना कुछ रैम के तो जगह खाली हो जाए और नए प्रोग्राम उस पर लोड हो सके। तो बहरहाल सर जी सर जब हम लोग विंडोज़ बनाते हैं तो लाइक कुछ अराउंड 500 MB की रिजर्व जो छोड़ देते हैं, आप उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, वो वर्चुअल रैम है बिल्कुल। जो आप 500 MB जो आपसे पूछता है ना कि कितनी यस वर्चुअल सर, रैम होनी चाहिए, तो वो यस एक्चुअली सर, यस वर्चुअल सर। रैम है। वो ओके, उस एरिया को खाली रखेगा, और जब रैम फुल हो जाएगी तो वो फिर उसके ऊपर जो है ना वो चीजों को रैम से उठा के ले आएगा, ताकि रैम को थोड़ी जगह खाली हो और नए प्रोग्राम रैम पे लोड हो सके। ओके, थैंक यू सो मच। सही है। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा, रैम के बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि अगर रैम नहीं है तो प्रोग्राम रन ही नहीं होगा। प्रोग्राम को रन होना ही रैम से होता है, सीपीयू एक्सेस ही रैम को करता है, हार्ड डिस्क को सीपीयू एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये बेसिक वजह है रैम की। चलिए अब आगे चलते हैं। कंप्यूटर सिस्टम ऑपरेशंस, आईओ डिवाइसेस एंड सीपीयू कैन एग्जीक्यूट कंकरेंटली। तो ये बात हमें पता है कि आप जो है वो मुख्तलिफ आईओ डिवाइसेस को भी यूज कर रहे होते हो, यानी कीबोर्ड है, माउस है, सॉरी हाँ कीबोर्ड आईओ डिवाइस है, माउस आईओ डिवाइस है, माइक है। उसके साथ साथ जो है वो सीपीयू भी मुख्तलिफ काम कर रहा होता है, साथ चल रहे होते हैं। ठीक है। Each device controller is in charge of a particular device type. Each device controller has a local buffer. तो वो हर डिवाइस का ना एक लोकल बफर होता है। क्या मतलब, जब माउस पे यूज कर रहा हूँ, मैं माउस पे क्लिक कर रहा हूँ, अब मैं माउस पे 10 मरतबा क्लिक कर दूंगा तो ये माउस के अपने बफर में जमा हो जाती है 10 मरतबा क्लिक। या अगर मैं कीबोर्ड पे प्रेस कर रहा हूँ, अगर मैं ये जो है जल्दी जल्दी प्रेस करूंगा, तो कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा कि टाइप करते वक्त सिस्टम थोड़ा सा डिले आता है, और थोड़ी देर के बाद वो चीज प्रिंट होती है जो हमने कीबोर्ड से लिखी। ये आपने नोट किया कभी कि कभी आप कुछ टाइप कर रहे हो तो वो फौरन नजर नहीं आ रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद नजर आ जाता है। तो वो करता क्या है एक्चुअली कि वो बफर जो हर डिवाइस का जो अपना बफर होता है ना, लोकल बफर, इनपुट आउटपुट डिवाइस का, उसमें वो सारी इंस्ट्रक्शंस अगर जल्दी आ रही होती हैं तो वो टेम्पररी वहां सेव कर लेता है, फिर वो एक एक करके रिलीज करता है सीपीयू की तरफ। आजकल तो सीपीयू बहुत फास्ट है तो पता नहीं चलता, लेकिन कभी कभी जब ज्यादा ओवरलोडेड हो तब हमें ये चीज नजर आती है। तो बहरहाल ये लोकल बफर जो है वो अटैच होते हैं हर डिवाइस के साथ, आईओ डिवाइस के साथ। सीपीयू मूव्स डेटा फ्रॉम टू मेन मेमोरी टू फ्रॉम लोकल बफर्स। ठीक है, तो सीपीयू का काम क्या है, रैम से डेटा जो है वो लोकल बफर पे लेके जाना, लोकल बफर से जो है वो रैम पे लेके जाना। ठीक है, ताकि वो आईओ डिवाइसेस जो है वो चल सके। ठीक है, तो अब आईओ डिवाइसेस अगर बहुत सारी लगी हैं और सारी अपना अपना काम कर रही हैं, ठीक है, मिसाल मैं माइक से मैं बोल भी रहा हूँ, माउस से क्लिक भी कर रहा हूँ, कीबोर्ड से लिख भी रहा हूँ, तो ये 3-4 डिवाइसेस हैं जो इनपुट आउटपुट की जो चल रही है। ठीक है, तो सीपीयू का क्या काम क्या करता है कि उनका एक तो डेटाबेस बना लेता है अपने एंड में, इसको इंटरप्ट वेक्टर कहते हैं, और इंटरप्ट जनरेट होता है। इंटरप्ट का मतलब क्या है, इंटरप्ट का मतलब समझ लें, ये टर्म जो ना बार बार यूज होगा, इंटरप्ट, इंटरप्ट। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इस पे बहुत सारा काम कर रहा होता है। इंटरप्ट किसे कहते हैं कि मिसाल के तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, विंडोज चल रही है, मैंने विंडोज पे जाके एक फोल्डर है एबीसी का, इस फोल्डर पे जाके मैंने क्लिक कर दिया, डबल क्लिक कर दिया इस फोल्डर पे जाके। ठीक है, इस फोल्डर पे जाके डबल क्लिक कर दिया, जैसे ही ये फोल्डर डबल क्लिक होगा, अब डबल क्लिक तो मैंने कर दिया, अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम तो 10 काम कर रहा है, वो कहेगा भाई अभी ठहर जाओ, मैं 10 काम कर रहा हूँ, मैं डबल क्लिक वाला काम आपका बाद में करूंगा, ये फोल्डर आपको थोड़ी देर में ओपन करके दूंगा। कभी ऐसा मैसेज आया आपके पास कि सिस्टम अभी मसरूफ है, फोल्डर थोड़ी देर में खुलेगा? ऐसा मैसेज तो नहीं आया होगा आपके पास कभी। या कोई फाइल आपने कहा कि भाई शट डाउन हो जाओ, वो कहेगा अभी शट डाउन नहीं कर सकता, अभी बहुत सारे काम है। हाँ, वो ये बता रहा होता है कि ये चीजें चल रही हैं, लेकिन अगर आप फोर्स शट डाउन कर दोगे तो वो सबको बंद कर देगा, सजेस्ट कर रहा होता है, लेकिन आपको रोकता नहीं है। इंटरप्ट का मतलब क्या है कि देखो, इंटरप्ट जो है ना सबसे हाई प्रायोरिटी प्रोसेस होता है। हाई प्रायोरिटी प्रोसेस, ये थोड़ा टेक्निकल टर्म मैं यूज कर रहा हूँ। हाई प्रायोरिटी प्रोसेस का मतलब क्या है, 10 काम चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 10 काम चल रहे हैं,
10 काम चल रहे हैं, लेकिन आप जो है वो जैसे ही माउस से कुछ क्लिक करोगे या कीबोर्ड से की प्रेस करोगे, तो 10 काम को छोड़ के वो पहले आपका काम करेगा। आईओ डिवाइसेस से कोई भी जो रिक्वेस्ट आती है ना, वो सब कामों को रोक के पहले वो काम किया जाता है। वो सबसे हाई प्रायोरिटी प्रोसेस होता है, इंटरप्ट। ठीक है, यानी कि आपने माउस से डबल क्लिक कर दिया फ़ोल्डर को, अब वो फ़ोल्डर पहले खोलेगा, बाकी कामों को रोक के पहले काम ये करेगा, फ़ोल्डर खोलेगा। या आपने माउस से कोई शट डाउन कर दिया, तो वो सारे काम को रोक के शट डाउन कर देगा, या जो भी आप क्लिक करोगे, जो भी आप काम करोगे, वो एक इंटरप्ट है। इंटरप्ट का मतलब कि आईओ डिवाइस से कोई रिक्वेस्ट आई है और फौरन जो है वो उसको एंटरटेन करेगा और सारे कामों पे उसको तरजीह देगा। ये बात क्लियर हो गई इंटरप्ट वाली? तो इंटरप्ट जो है ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेन फीचर है। ठीक है, अगर इंटरप्ट हटा दिया जाए तो ये हो ही नहीं सकेगा कि आप माउस से क्लिक करो और आपका काम फौरन हो जाए, ऐसा नहीं होगा। वो आपको डिले करवाएगा। वो कहेगा अभी 10 काम चल रहे हैं, आपका जब बारी आएगी तब मैं चलाऊंगा, ऐसा नहीं करेगा, बल्कि वो आपका काम पहले रिपीट कर दिया। अंजाम देगा। इंटरप्ट मीन्स के आईओ डिवाइसेस, आईओ का मतलब क्या है, आईओ डिवाइसेस का मतलब क्या है, कीबोर्ड से कोई चीज इनपुट करोगे या माउस से कोई क्लिक करोगे, ये आईओ इनपुट हो गया। ठीक है, आउटपुट का मतलब क्या है, जैसे प्रिंटर से आउटपुट आता है, मॉनिटर से आउटपुट आता है, इसको आउटपुट कहते हैं। तो आईओ डिवाइसेस, कहीं से भी कोई रिक्वेस्ट आती है, कीबोर्ड से कोई क्लिक किया, की प्रेस की, या माउस से कोई क्लिक किया हमने, तो वो काम वो पहले करेगा। ठीक है, सारे काम रोक के आईओ डिवाइसेस की रिक्वेस्ट को पहले फुलफिल करेगा। उसको हम कहते हैं इंटरप्ट। इंटरप्ट मतलब वो रिक्वेस्ट जो कि आईओ डिवाइसेस जनरेट करते हैं, और वो रिक्वेस्ट जो है वो सबसे पहले एंटरटेन की जाती है सारे कामों को रोक के। तो क्लियर होगी इंटरप्ट? अच्छा, ये कोई ठीक है, आगे आगे भी हम देखेंगे इंटरप्ट के बारे में। इंटरप्ट का लफ्ज़ बहुत मरतबा आएगा और आप देखिएगा बार बार हम जैसे ही आईओ की रिक्वेस्ट आएगी, उसको इंटरप्ट के जरिए से डील किया जाता है। उस रिक्वेस्ट को इंटरप्ट ही कहते हैं। ठीक है, जो कि आईओ डिवाइसेस से आती है। एक तो नॉर्मल प्रोग्राम चल रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपका कोई वेब ब्राउजर चल रहा है, ये नॉर्मल नॉर्मल प्रोग्राम चल रहा है, वो इंटरप्ट, वो तो एक सॉफ्टवेयर चल रहा है ना, लेकिन हार्ड कोई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से कोई रिक्वेस्ट आती है, उसको हम इंटरप्ट कहते हैं। अच्छा जी, मोहम्मद साहिब आए हैं, को एडमिट कर देते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, मैं आपको बताया थोड़ी देर पहले, मैंने आपको बताया था इंटरप्ट वेक्टर। इंटरप्ट वेक्टर, ठीक है, इंटरप्ट वेक्टर क्या है? ये बहुत सारे, आपने माउस से की भी प्रेस कर ली, कीबोर्ड से भी की प्रेस कर ली, आप माइक से बोल भी रहे हैं, एक साथ बहुत सारे काम हो रहे हैं, आईओ बहुत सारी जनरेट हो रही है, तो वो सबको एक तरह से एक वेक्टर के अंदर सेव कर लेगा, एक उनका समझो एक तरह से लिस्ट बना लेगा। उस लिस्ट को हम कहेंगे इंटरप्ट वेक्टर, कि भाई इन सबकी रिक्वेस्ट आई है, एक एक करके सबको चला दो। तो इंटरप्ट वेक्टर जो है वो, उसके अंदर ज़ाहिर है क्या होते हैं, उसके पीछे सारे एड्रेसेस होते हैं कि किसका क्या काम है, कौन सा काम किस एड्रेस के लिए आया है। जैसे अगर मैंने कीबोर्ड से ए प्रेस किया है, तो ए प्रिंट होना चाहिए। माउस से मैंने राइट क्लिक किया है, तो राइट क्लिक का काम होना चाहिए। तो वो काम किसी एड्रेस के ऊपर वो जाके होगा, रैम के एड्रेस का मतलब यहाँ पर रैम के एड्रेस की बात हो रही है, क्योंकि रैम से जो काम होगा रैम के जरिए होगा, बगैर रैम के तो काम नहीं हो सकता। अगर मैं माउस से कुछ क्लिक भी कर रहा हूँ, तो वो क्लिक की रिक्वेस्ट रैम में जाती है, फिर रैम से वो जो है वो सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, क्योंकि रैम के बगैर कोई भी काम सर अंजाम नहीं हो दिया जा सकता। रैम जो एग्जीक्यूशन हो रही है, थ्रू रैम हो रही है, रैम से ही सीपीयू पिक करता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ये बात। जहाँ जहाँ एड्रेस की बात हो रही है, वो रैम की बात हो रही है। तो सारे एड्रेसेस जितने भी इंटरप्ट जनरेट हो रहे हैं, आईओ डिवाइसेस के जितने भी एड्रेसेस है, वो सारी की सारी उनकी लिस्ट बन जाती है, और वो लिस्ट जो है वो उसी को हम कहते हैं इंटरप्ट वेक्टर। अच्छा, अब ट्रैप किसे कहते हैं? ट्रैप या एक्सेप्शन, ये भी एक तरह का इंटरप्ट है, लेकिन ये इंटरप्ट इसको नहीं कहते, हम इसको ट्रैप कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ने जनरेट किया, सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट। ठीक है, सॉफ्टवेयर ने जनरेट किया है, आईओ डिवाइस ने जनरेट नहीं किया, कीबोर्ड माउस ने जनरेट नहीं किया, बल्कि किसने जनरेट किया है? सॉफ्टवेयर ने। अगर सॉफ्टवेयर कोई इंटरप्ट जनरेट करे, उसको हम ट्रैप कहते हैं।
ये आपने देखा होगा जैसे सी शार्प पे आप काम कर रहे होते हो, प्रोग्राम चला रहे होते हो, प्रोग्राम चलते-चलते फ़ौरन रुक जाता है, एरर जनरेट आ जाता है, प्रोग्राम चलते-चलते एरर आ जाता है। अब एरर जो आ रहा है वो एक्चुअली इसने रोक दिया सब चीज़ें और आपके सामने एरर दिखाया, वो एक्चुअली ट्रैप है, ठीक है? या उसने वो सॉफ्टवेयर जनरेट किया है, वो आईओ डिवाइस से जनरेट नहीं हुआ, वो सॉफ्टवेयर जनरेट हुआ है और उसने सारे ऑपरेशन को रोक के अपना एक काम कर दिया, ठीक है? ज़्यादातर ये एरर जो आ रहे होते हैं, डिबगिंग कर रहे होते हैं आप सॉफ्टवेयर में, एरर्स आ रहे होते हैं चलते वक़्त, वो सारे ट्रैप्स होते हैं, जो कि इंटरप्ट जनरेट करते हैं और एग्जीक्यूशन को रोक के वो आपको डिस्प्ले कर रहे होते हैं स्क्रीन के ऊपर कि ये प्रॉब्लम जो है वो आ रहा है। तो विंडोज़ के भी आपने देखा होगा विंडोज़ के बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं, एरर मैसेजेस विंडोज़ के अपने आते हैं। तो फाइल मिसिंग ये वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट्स हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम इंटरप्ट ड्रिवन कहेंगे। ऑपरेटिंग यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में ऑपरेटिंग सिस्टम काम ही इंटरप्ट पे करता है। चाहे वो इंटरप्ट आईओ डिवाइस से जनरेट हो, चाहे वो इंटरप्ट सॉफ्टवेयर से जनरेट हो। जो सॉफ्टवेयर जनरेट होगा उसको हम ट्रैप कहेंगे, ट्रैप या एक्सेप्शन। आपने सॉफ्टवेयर में पढ़ा होगा ये एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ा सी शार्प में और ये कॉन्सेप्ट होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग यानी एरर आए तो एरर का यस सर। प्रॉपर एरर को कैच करके उसको आप प्रॉपर मैसेज के तौर पर दिखाते हो। तो वो एक्सेप्शन या ट्रैप जो है एक्चुअली वो भी एक तरह का इंटरप्ट ही होता है लेकिन दैट इज जनरेटेड बाय सॉफ्टवेयर नॉट आईओ डिवाइसेस। ये चीज होती है। ठीक है जी, तो ये क्लियर हो गया आपको इंटरप्ट किसे कहते हैं और ट्रैप किसे कहते हैं, दोनों की इंटरप्ट की किस्में हैं। तो इंटरप्ट हैंडलिंग जाहिर है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेजर टास्क है और द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिजर्व्स द स्टेट ऑफ द सीपीयू बाय स्टोरिंग रजिस्टर्स एंड प्रोग्राम काउंटर। तो अब इंटरप्ट देखो होता क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इस लाइन में लिखी हुई है, टेक्निकल लिखा तो समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन थोड़ा मैं आपको आसान करके समझा देता हूँ। तो अभी कोई काम चल रहा है, ठीक है, अब वो 10 कामों को रोकेगा। मिसाल के तौर पे कोई फाइल डाउनलोड हो रही है, ठीक है, कोई फाइल डाउनलोड हो रही है, अब आपने डबल क्लिक कर दिया किसी फोल्डर पे जाके, अब आपने किसी फोल्डर पे जाके डबल क्लिक कर दिया, तो डाउनलोडिंग का काम थोड़ी देर हल्का सा मुतासिर होगा क्योंकि आपका ये काम वो पहले करेगा, लेकिन वो ये काम इतना तेजी से होता है कि आपको पता नहीं चल रहा होता कि ये कब रुका और ये कब, जैसे ही फोल्डर खोलेगा, फोल्डर खोलने के बाद दोबारा से डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आपको ये डिले समझ में नजर नहीं आएगा क्योंकि ये माइक्रो सेकंड्स में, नैनो सेकंड्स में, जो कि हम उसको पकड़ नहीं सकते, ठीक है, इस तरह की चीजों को। तो लेकिन जाहिर है वो उसने जो है ना वो ये काम आपके लिए पहले कर दिया, ठीक है। तो कहने का मकसद क्या है कि अब ये जो डाउनलोडिंग ये जो काम इसने किया वापस इसको दोबारा यही आना है ना, और दोबारा डाउनलोडिंग इसको यहीं से स्टार्ट करनी है जहां से हो चुकी है, उससे आगे बढ़ानी है। ये नहीं है कि दोबारा शुरू से वो डाउनलोड करे, ऐसा नहीं है, बल्कि जहां तक हो चुकी है उससे आगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, जहां तक इन्फॉर्मेशन इसको अपने पास सेव करनी पड़ेगी कहीं। जब भी इंटरप्ट आएगा, यानी कि माउस से आपने डबल क्लिक किया, ये इंटरप्ट आया, जैसे इंटरप्ट आया इतना डाउनलोड हो चुका था और इसकी जो अभी करंट इन्फॉर्मेशन है उसने वो यहाँ सेव कर दी कि भाई इतने % डाउनलोड हो गया था, इतनी वैल्यू इसकी ये है। टेक्निकल बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि रजिस्टर्स के, आपने नाम सुना है, रजिस्टर के अंदर सेव हो रही होती है। बहुत सारी चीजें रजिस्टर में सेव हो जाती है। रजिस्टर क्या होता है, सीपीयू के अंदर एक छोटी छोटी मेमोरी डिवाइस, मतलब छोटी छोटी जो है वो चिप्स लगी होती है, या क्या कहना चाहिए, आईसीज लगी होती है, तो वो टेम्पररी डेटा को होल्ड करती है, उनको हम कहते हैं रजिस्टर्स, ठीक है। रजिस्टर का अपना काम है जो कि तफसील से मैं आपको चले मैं अब यहाँ टॉपिक में आएंगे तो बता ही देता हूँ। रजिस्टर के बगैर जो है ना कोई भी कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं हो सकती, ठीक है। रजिस्टर बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पे अगर आपने करना है 3+2, अभी 3+2 का जवाब क्या आएगा, 5, तो जवाब क्या आएगा 5। लेकिन ये 3+2 काम करना भी आसान इसलिए नहीं है विदाउट रजिस्टर, क्योंकि सीपीयू है, सीपीयू करेगा, सीपीयू जो है ये फॉर एग्जांपल सीपीयू है, ठीक है। सीपीयू जो है मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, रैम की वो सीपीयू जो है वही एग्जीक्यूट करेगा जो कि रैम में मौजूद है, सीपीयू वही एग्जीक्यूट करेगा जो रैम में मौजूद है। अच्छा, अब रैम में जो है वो
पहले रैम अगर आपको 3+5 करना है तो पहले 3 को उठा के रैम में लाया जाएगा। 3 आ गया रैम में, ठीक है। फिर वो कहेगा कि अच्छा अगला ऑपरेंड कौन सा, ये तो आपको पता है ना, इसको ऑपरेंड कहते हैं, ये ऑपरेंड है, ये भी ऑपरेंड है, ये ऑपरेटर है, और पूरे को मिला के हम ऑपरेशन कहेंगे। 3+2 का एक ऑपरेशन है, ठीक है। और ये ऑपरेंड है, ऑपरेटर ऑपरेंड को यूज करते हुए अपना ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो यहाँ पर आप देखो 3 को आपने एक्सेस किया, पहले क्या करेगा, सीपीयू रैम के अंदर लेकर आएगा 3 को, 3 रैम में आया गया। अच्छा उसके बाद जब वो सीपीयू का रैम एक वक्त में एक ही वैल्यू एक्सेस कर सकता है, जब वो 2 को एक्सेस करेगी ना तो उस वक्त वो 3 उसके फोकस से निकल जाएगा, समझ रहे हैं। तो यानी कि ये एड्रेस लाइन कहलाती है। एड्रेस लाइन एक वक्त में एक को एक्सेस करेगी, जब 3 को एक्सेस करेगी तो 2 फोकस में नहीं होगा, जब 2 को एक्सेस करेगी तो 3 फोकस में नहीं होगा। तो ऐड कैसे करें, एडिशन तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो एक ही वक्त में एक को फोकस में कर सकता है। तो उसका हल क्या है, उसका हल है कि सीपीयू के अंदर छोटी छोटी जो है टेम्पररी स्टोरेज प्लेसेस होती हैं, उनका नाम दिया हुआ है रजिस्टर्स का, रजिस्टर्स का। तो वो करता क्या है, वो इसी मकसद के लिए करता है कि 3 को उठा के रजिस्टर के अंदर रख दिया, सीपीयू के अंदर 3 आ गया, और 2 को उठा के रैम में रख दिया। अब एक चीज, अब 2 रैम में है और 3 कहाँ पर है, सीपीयू के अंदर। अब हो जाएगा क्योंकि अब दोनों फोकस में है, इसकी लाइन अलग है, सीपीयू की जाने वाली और रैम पे जाने वाली लाइन अलग है, ठीक है। अब कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, अब दोनों के दरमियान एडिशन हो जाएगा, 3+2 5 हो जाएगा। ये बात समझ में आई, रजिस्टर का काम समझ में आया। रजिस्टर का काम क्या है, अगर रजिस्टर नहीं होगा तो ये छोटे छोटे ऑपरेशन भी परफॉर्म नहीं हो सकते हैं। तो सीपीयू के अंदर ये ऑलरेडी होते हैं, बहुत सारे रखे जाते हैं, AX रजिस्टर, BX रजिस्टर, या आप असेंबली लैंग्वेज पढ़ोगे उसमें आपके पढ़ी है असेंबली लैंग्वेज आप लोगों ने? सर जी सर जी जी। अगर सीपीयू के अंदर बहुत सारे अगर सीपीयू के अंदर अलग अलग रजिस्टर्स होते हैं तो हम 2 को रैम में क्यों रख रहे हैं? हाँ ये बात अच्छा सवाल किया आपने। ये भी तो हो सकता है 3 को भी रजिस्टर में रख दो और 2 को भी रजिस्टर में रख दो, ये कह रहे हैं ना, दोनों को ही रजिस्टर जी में सर रख यही दो। कह रहा हूँ। हाँ तो दोनों को रजिस्टर में रख देंगे तो रैम की जरूरत ही नहीं है। ये आपकी बात बिल्कुल वैलिड है, ये हम काम कर सकते हैं, ठीक है, और होता भी है। अगर आप असेंबली लैंग्वेज पे काम करो तो ये ऐसा पॉसिबल है, लेकिन हम इसलिए नहीं करते क्योंकि रजिस्टर जो है ना वो बहुत लिमिटेड होते हैं, कम होते हैं, और ऑपरेशन हमारे पास बहुत सारे होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो हम फिर क्या होगा कि ये तो फिलअप हो जाएंगे, फिर जब जो बच जाएगा फिर हम क्या करेंगे, तो हमें रैम का सहारा लेना पड़ेगा। और फिर दूसरा ये कि रैम सीपीयू जो है ना वो थोड़ी सी चीज सेव कर सकते हैं रैम के अंदर। आप देखो आपकी कितनी रैम आ गई है, 8 GB, 4 GB, 8 GB की रैम आ गई है ना, आपने और देखा होगा। 64 GB आ गई है, फिर उसमें भी मेगा हर्ट्स होते हैं और तो उसमें भी अब DDR आ 32 GB, गए। 64 GB, 128 GB, ठीक है ना, ये रैम्स आ गई हैं। अब ये रैम जो है अवेलेबल है, लेकिन ये जीबीज में नहीं होता, रजिस्टर जो होता है ना ये केबीज में होते हैं, किलोबाइट, है ना। तो ये तो थोड़ा डेटा रख लेगा अपने पास, इतना ह्यूज डेटा नहीं रख सकते। यानी कि बड़ी एप्लीकेशन आप चला रहे हो, C# चला रहे हो, कोई थोड़ा कंपाइलर चल रहा है पीछे, ये वो, अब ये सारे काम रजिस्टर तो नहीं कर सकेगा, तो इसके पास तो केबीज में रखने की जगह है। ये तो छोटी छोटी चीजें जो आ रही होती है उनको सेव कर लेता है, बड़ी चीजों को सेव नहीं कर पाता। तो बड़ी चीजें रखनी है तो उसके लिए आपको रैम का सहारा लाजमी लेना पड़ेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गई ये वाली बात? सर एक और चीज पूछनी थी आउट ऑफ द टॉपिक। जी। तो ये बायोस कौन से पार्ट में फिर लाया करता है? क्या चीज? जो बायोस होता है वो फिर बायोस, कौन सा पार्ट, बायोस ये किस जी जी। पार्ट में लाया करता है फिर? हाँ बायोस जो है ना, बायोस का काम अभी मैंने इस लेक्चर के शुरू में ही फर्स्ट हाफ में बताया था। रोम बायोस जिसे हम कहते हैं, ये रोम है, ये एक्चुअली, जैसे हाँ ये चिप होती है। ये चिप कहाँ लगी हुई होती है, आपकी मदरबोर्ड पे। मदरबोर्ड पे ऐसे? मदरबोर्ड पे चिप ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ये सीपीयू से और रैम से हटकर है, ठीक है। सर इसको हम इसको हम फिर पार्ट ऑफ रैम कह देंगे? नहीं रैम का पार्ट नहीं है, ये रोम की इसकी रीड ओनली मेमोरी है, जैसे रोम है, ठीक है। ये क्या होता है, इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर बूटस्ट्रैप कोड जिसे हम कहते हैं, शुरू में मैंने बताया था जैसे आज की क्लास में, बूटस्ट्रैप कोड इंस्टॉल होता है। ये कोड हर मर्तबा चलता है क्योंकि जब आप सीपीयू शट डाउन करते हो, रैम तो आपकी वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल का मतलब क्या है कि सर जैसे ही आप शट इरेजेबल डाउन करोगे सब चीजें रैम से चली जाएगी, खाली हो जाएगी। जैसे
तो जब आप रीस्टार्ट करोगे तो रैम में तो कुछ भी नहीं होगा। आपके रोम बायोस पे एक सॉफ्टवेयर होता है बूटिंग का, जो कि हमेशा उसमें रहता है, जो चाहे आप सीपीयू शट डाउन भी कर दो, ये सॉफ्टवेयर डिलीट नहीं होता। तो होता क्या है, जैसे स्टार्ट करते हो तो इस सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शन चलना शुरू हो जाती है, और वो फिर वो करते करते वो करता क्या है, सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली रैम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल है उसको लोड कर देता है, विंडोज आपके सामने आ जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल है वो इसमें आ जाता है, ठीक है। तो अगर रोम नहीं होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंचाएगा कौन आपको? तो कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए, वो सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। तो रोम अलग चीज है, सीपीयू अलग चीज है, रजिस्टर अलग चीज है। रजिस्टर सीपीयू के अंदर होते हैं और लिमिटेड होते हैं, और ऐसा नहीं होता आप रजिस्टर को बढ़ा दो, जैसे आप कहते हो रैम को बढ़ा दो, 32 GB है तो 64 GB कर दो या 128 GB कर दो। ये रजिस्टर ऐसे नहीं होते। रजिस्टर तो आपने सीपीयू लगा दिया, सीपीयू के अंदर ही बिल्ट इन है, वो घटा नहीं सकते ना बढ़ा सकते हो, जितने हैं उतने हैं। और केबीज में होते हैं, वो छोटे होते हैं लेकिन फास्ट होते हैं, क्योंकि सीपीयू के अंदर ही होता है ना। बड़ी फास्ट कम्युनिकेशन होती है रजिस्टर के साथ सीपीयू की, क्योंकि एक तरह से वो सीपीयू का पार्ट ही होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है ना वो आपने सीपीयू का पार्ट पढ़ा होगा ना, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एएलयू। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है और एक होता है कंट्रोल यूनिट। दो पार्ट होते हैं ना सीपीयू के। तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट जो सारा अर्थमेटिक का काम रजिस्टर के जरिए कर रहा होता है सीपीयू। तो ये सारी चीजें थी, कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर करना जरूरी थे कि हमें समझ में आ जाए, क्योंकि इंटरप्ट की हम बात कर रहे हैं। तो इंटरप्ट जो है वो जब जनरेट होता है, मैंने अच्छा हम यहाँ पर थे ना, इस वाली बात पे थे, कि डाउनलोडिंग हो रही है, डाउनलोडिंग होते हुए आपने डबल क्लिक कर दिया किसी फोल्डर को, तो यहाँ पर डाउनलोडिंग थोड़ी देर के लिए रुकेगी, आपका ये काम होगा। लेकिन जब आपका ये काम होगा तो वापस ये फोल्डर खोलने के बाद दोबारा से डाउनलोडिंग वहीं से स्टार्ट होगी जहां से रुकी थी। तो जो जहां पर रुकी थी उस सारी इंफॉर्मेशन को वो एक जगह सेव कर लेगा। उसके अंदर रजिस्टर्स की वैल्यूज भी आ जाती है, स्टोर कर देता है, रजिस्टर्स के अंदर कर देता है। और प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, वो एक सीक्वेंस नंबर होता है कि भाई यहाँ तक ये प्रोग्राम यहाँ तक चल चुका है, अब इसके बाद आगे यहाँ से चलेगा, तो ये वैल्यू सेव होती है प्रोग्राम काउंटर में। असेंबली लैंग्वेज में डिटेल में बताता है ये चीजें। तो बहरहाल ये प्रोग्राम काउंटर के अंदर ये चीजें मेंटेन हो रही होती है। ये जो इंफॉर्मेशन है पूरी, जिसको यहाँ पर मैंने स्क्वायर शेप में दिखाया, इसको हम कहते हैं प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ये आगे इसके बारे में डिटेल आएगी। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में एक्चुअली क्या होता है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो इंटरप्ट से पहले की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ आ जाती है, ताकि जब वापस यहाँ पर आए डाउनलोडिंग स्टार्ट करने के लिए तो वहीं से डाउनलोड करे, और उसके लिए जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक से उठा लेता है। फिर वो डाउनलोडिंग वहीं से स्टार्ट होगी जहां से छोड़ी थी। ये बात क्लियर हो गई कि इंटरप्ट जब जनरेट होता है तो किस तरह से वो इंटरप्ट पे चीजों को सेव करके फिर जाता है, इंटरप्ट की रिक्वेस्ट पूरी करके दोबारा वापस आता है, और फिर किस तरीके से दोबारा वहीं से इनिशिएट करता है जहां से छोड़ा था। वो टेम्पररी स्टोर कर लेता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में, क्योंकि देखो एक प्रोसेस तो नहीं चल रहा ना, मल्टीपल प्रोसेस चल रहा है, एक काम थोड़ी हो रहा होता है, बीसीओ काम हो रहे होते हैं, ठीक है। विंडोज जो है बहुत सारे काम कर रही होती है, लेकिन जैसे ही आप क्लिक करते हो तो बीसीओ काम जो है ना वो रुकते हैं, और सारे सारे प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में सेव होते हैं। और फिर आपका काम सर इंटरप्ट जो है वो उसको पूरी करने के बाद वो दोबारा से काम दोबारा वहीं से स्टार्ट होते हैं जहां से उनको रोका गया था। कोई क्वेश्चन तो नहीं है इस डिस्कशन में जो हमने की यहाँ पर? अच्छा, डिटरमाइंस व्हिच टाइप ऑफ इंटरप्ट हैज अकर्ड, ठीक है। तो इंटरप्ट के भी टाइप्स होती है, पॉलिंग एक टाइप है, वेक्टर इंटरप्ट सिस्टम है, ठीक है। वेक्टर इंटरप्ट सिस्टम तो वही जो मैंने आपको बताया, लिस्ट बन जाती है इंटरप्ट्स की, तो उसको हम कहते हैं वेक्टर इंटरप्ट सिस्टम। और पॉलिंग का मतलब यही होता है कि वो जो है वो ये रिक्वेस्ट सीपीयू रिक्वेस्ट करता है कि भाई इंटरप्ट जनरेट किया जाए, सीपीयू रिक्वेस्ट करता है, उसको कहते हैं पॉलिंग। The separate segments of code determine what action should be taken for each type of interrupt, ठीक है। हर इंटरप्ट के लिए अलग अलग एक्शन होता है, ठीक है। जाहिर है हर इंटरप्ट का कोड भी डिफरेंट होता है। जाहिर है जो माउस से क्लिक करने में जो काम हो रहा है, कीबोर्ड की इंटरप्ट अलग है, माउस की इंटरप्ट अलग है, माइक की इंटरप्ट अलग है।
तो हर इंटरप्ट का अलग अलग कोड होता है, जो हर इंटरप्ट का काम अलग अलग होता है, जो कि उसके जो उसी काम को जो है फिर कंप्लीट किया जाता है इंटरप्ट के अंदर। तो ये सारे काम आप देखो, इसको सब चीजों को कहते हैं इंटरप्ट हैंडलिंग, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम अपने एंड पे कर रहा होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट ड्रिवन है, इंटरप्ट पे काम करता है। तो यहाँ पर इंटरप्ट की टाइमलाइन थोड़ा सा ऐसे ही बुक में डायग्राम थी, मैंने यहाँ पे भी इसको पेस्ट कर दिया। तो यूजर जो है वो ये सीपीयू है, ये आईओ डिवाइस है, ठीक है। सीपीयू डिवाइस लगी, सीपीयू अपना काम कर रहा है, यूजर के प्रोसेस चल रहे हैं, और ये आईओ के इंटरप्ट प्रोसेसिंग, यानी कि आईओ जो है वो आईओ शुरू में आइडल होती है, लेकिन जैसे ही आपने क्लिक किया, यानी कि आईओ रिक्वेस्ट यहाँ पर आई, और यहाँ पर आईओ रिक्वेस्ट आई, आपने कोई चीज क्लिक की, उसने अपना काम सरंजाम दिया, ठीक है। और सरंजाम देने के बाद दोबारा से वो अपने आईओ का काम कंप्लीट होकर दोबारा से ये आइडल मोड पे आ गया। आइडल का मतलब क्या है, अभी कोई भी इंटरप्ट नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई इंटरप्ट आएगा, जैसे ही आईओ रिक्वेस्ट आएगी, आईओ रिक्वेस्ट आई यहाँ पे, तो फौरन जो है वो लाइन नीचे आ गई कि भाई इंटरप्ट आ गया है। अब इंटरप्ट का काम कंप्लीट होगा, जैसे ही काम कंप्लीट होगा फिर वो दोबारा से आइडल स्टेट में आ जाएगा। आइडल का स्टेट का मतलब है इस वक्त इंटरप्ट नहीं है। जब इंटरप्ट आता है तो वो इंटरप्ट का काम सरंजाम देता है, ठीक है। इस तरह से प्रोसेसर जो है, सीपीयू जब अपना काम कर रहा होता है, सीपीयू अपना काम कर रहा है, इसके अलग लाइन दिखाई है, लेकिन जैसे ही इंटरप्ट आया, इंटरप्ट को उसने देखा, इंटरप्ट का काम जो सीपीयू ने थोड़ी देर के लिए रुका, जब उसका काम कंप्लीट हो गया फिर सीपीयू दोबारा आगे बढ़ा, फिर दोबारा इंटरप्ट आया, इंटरप्ट ने अपना काम किया, सीपीयू ने उसका काम जो है वो देखा, दोबारा थोड़ी देर के लिए रुका, फिर आगे बढ़ गया। ये बात समझ में आ गई? ये वो डायग्राम के जरिए समझ में एक तरह से दिखाया गया, डिमोन्स्ट्रेट कराया गया है कि सीपीयू और आईओ डिवाइसेस जो है इंटरप्ट आने के वक्त मुतासिर होता है। इंटरप्ट जैसे ही आता है तो आईओ सीपीयू का काम रोका जाता है। अच्छा जी, आफ्टर आईओ स्टार्ट्स कंट्रोल रिटर्न्स टू द यूजर प्रोग्राम ओनली अपॉन आईओ कंप्लीशन, ठीक है। यानी कि जब इनपुट आउटपुट स्टार्ट होता है, तो जब जैसे ही आईओ कंप्लीट होता है तब जाके जो है यूजर का प्रोग्राम चलता है, ठीक है। अगर डबल क्लिक करा, कोई काम करना है ना, यानी कि माउस से कोई काम किया, माउस से आपने कोई काम किया या कीबोर्ड से कोई चीज कर रहे हो, तो जब तक वो आईओ कंप्लीट नहीं होता उस वक्त तक जो है वो यूजर के प्रोग्राम रुके रहते हैं। तो वेट इंस्ट्रक्शन आइडल द सीपीयू अंटिल द नेक्स्ट इंटरप्ट, ठीक है। तो सीपीयू जो है वो उस वक्त तक फारिग रहता है, सीपीयू कोई काम नहीं कर रहा ना, क्योंकि इंटरप्ट आ गया है, वो इंटरप्ट वाला काम चल रहा होगा। सीपीयू तो फिर जो काम कर रहा था, डाउनलोडिंग कर रहा था, डाउनलोडिंग रुक गई, या कोई भी काम कर रहा था सर वो आपने जी सर आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि वो काम स्लो हो जाता है, लेकिन चल रहा होता है आहिस्ता आहिस्ता। नहीं, काम रुकता है, डाउनलोडिंग वगैरह काम रुकता है, लेकिन वो रुकने के बाद चलता है, और उसका रुकना और चलना इतना फास्ट होता है कि हम उसको हम जज नहीं कर सकते, क्योंकि वो नैनो सेकंड्स में हो जाती है चीजें। तो हमें लगता है यही है, दोनों काम साथ हो रहे हैं, जो मैंने माउस से क्लिक किया है, जो मैं लिख रहा हूँ, ये डाउनलोडिंग हो रही है, सब साथ हो रहा है, लेकिन असल में सब साथ लेकिन नहीं हो मतलब रहा में होता रुकता है। है। हाँ, साथ नहीं हो रहा होता, ये सब इतनी फास्ट स्विचिंग होती है कि हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि नैनो सेकंड्स में, माइक्रो सेकंड्स में होता है, और माइक्रो हम 1 सेकंड मुश्किल से डिटेक्ट कर पाते हैं, तो सेकंड का हजारवां हिस्सा हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? ठीक ठीक। लेकिन इसी को हम कहते हैं मल्टीटास्क। आगे जाके खैर आपके अब कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, अभी हम स्टार्टिंग लिया हमने। देखो अभी हम ये जो अज्यूम कर रहे हैं कि एक सीपीयू लगा हुआ है, अभी हम मल्टीपल सीपीयू की बात नहीं कर रहे हैं। आजकल जो है ना, मल्टीपल सीपीयूज है, ऑक्टा कोर आ गया है, ठीक है ना। आपने देखा होगा 8 सीपीयूज है उसमें, ऑक्टा डुअल कोर, फिर वो ऑक्टा कोर। अब ऑक्टा कोर के अंदर 8 सीपीयूज हैं, तो वो एक सीपीयू एक काम कर रहा है, दूसरा सीपीयू दूसरा काम कर रहा है, तो रुकता नहीं है सर उसमें। हेक्सा भी आ गया। हाँ, तो अब वो एक सीपीयू एक काम कर रहा है, दूसरा सीपीयू दूसरा काम कर रहा है, उसमें फिर रुकता नहीं है। रुकेगा जब जब एक सीपीयू होगा, लेकिन जब मल्टीपल सीपीयूज आ गए, फिर वो जो माइन्यूट सा रुक भी रहा है ना, वो नहीं रुकेगा, क्योंकि वो अलग अलग। हाँ, जब सारे सीपीयू काम कर रहे होंगे और फिर सारे सीपीयू बिजी होंगे, उस वक्त जो इंटरप्ट आएगा, फिर किसी एक सीपीयू को रोका जाएगा।
बात समझ में आ रही है? क्योंकि अब तो अब जो है काफी एडवांसमेंट आ गया। Yes. अभी यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो समझो सिर्फ एक सीपीयू लगा हुआ है, एक ही चिप है, एक ही सीपीयू है। तो वो तो रोकेगा, वो एक सीपीयू एक वक्त में एक काम करेगा, मल्टीपल सीपीयूज नहीं है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर फिर क्या होता है कि वेट लूप होता है क्या है कि अब सीपीयू जो है फारिग रहता है ना, जब तक आईओ काम कर रहा होता है, आईओ जब तक काम चल रहा है आईओ का, उस वक्त सीपीयू आइडल स्टेट में रहता है। सीपीयू अपना काम रोका, क्योंकि जब आईओ का काम कर रहा होता है तो सीपीयू कुछ काम नहीं कर रहा होता, तो उस वक्त सीपीयू से हम एल्गोरिथम्स हैं कि सीपीयू से कुछ काम लिया जाए ताकि सीपीयू ज्यादा से ज्यादा मसरूफ रहे, ताकि आपके दूसरे प्रोग्राम जो है वो मुतासिर ना हो। तो उनके एल्गोरिथम्स हैं, वो हम बाद में देखते हैं इसको। At most one IO request is outstanding at a time. No simultaneous। देखो यहाँ पर बात बता रहा है, एक वक्त में एक IO रिक्वेस्ट चलेगी, ठीक है, एक वक्त में एक IO रिक्वेस्ट चलेगी। अच्छा, ये बेटा ये वीडियो बंद कर देंगे, सुभान सुभान वीडियो बंद कर दे आपकी, ये ऑन हो गया। एक वक्त में एक ही IO रिक्वेस्ट चलेगी, ठीक है, साइमल्टेनियस IO प्रोसेसिंग नहीं होती। यानी कि ऐसा नहीं होता कि कीबोर्ड पे भी लिख रहे हो और माउस भी चल रहा हो और माइक से भी बोल रहे हो और 10 काम कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। एक वक्त में एक होता है, लेकिन होता फास्ट स्विचिंग के साथ है, तो आप डिटेक्ट नहीं कर पाते। और इनका भी ज़ाहिर है ये सारी चीजें सेव हो रही होती है, आईओ रिक्वेस्ट सारी। अच्छा, यहाँ पे लिखा है आफ्टर आईओ स्टार्ट्स कंट्रोल रिटर्न्स टू यूजर प्रोग्राम विदाउट वेटिंग फॉर आईओ कंप्लीशन। यानी कि अभी आईओ चल रहा है, रुका नहीं है, यूजर के प्रोग्राम के पास कंट्रोल आ जाता है और यूजर जो है वो, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ और काम भी कर सके, यानी कि सीपीयू कुछ और काम भी कर सके। ये ना हो कि वो माउस ने उसको बिजी कर दिया, कीबोर्ड ने उसको बिजी कर दिया, वो और काम नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता। देखो आप, होता क्या है, आपने अगर मैं कीबोर्ड से लिख रहा हूँ, मैंने लिखा ABCDEF, ठीक है, मैंने लिखा ABCDEF, पहले ए लिखा फिर बी लिखा फिर सी, ये मैंने माउस से सॉरी कीबोर्ड से मैंने प्रेस किए कीज ABCDEF। अब ये जो कीज मैंने प्रेस की है, इनके दरमियान तो गैप भी तो आ रहा है। ए के बाद मैंने बी प्रेस किया तो बीच में गैप भी तो है, टाइम मतलब थोड़ी देर के बाद ही मैंने बी प्रेस किया ना, बी के बाद थोड़ी देर के बाद सी प्रेस किया। थोड़ी देर का मतलब क्या है कि मैं तो जल्दी जल्दी टाइप कर रहा हूँ, लेकिन मैं जितना भी जल्दी टाइप कर लूँ, मैं सेकंड के 1000वें हिस्से में नहीं लिख सकता। बात समझ आ रही है आपको? सेकंड के 1000वें हिस्से में मैक्रो सेकंड नैनो सेकंड में नहीं लिख सकती, तेज स्पीड मेरी हो ही नहीं सकती। तो बीच में वो जो गैप होता है ना, उसमें सीपीयू फारिग होता है। ये इसको कह रहा है कि इन जगहों पे सीपीयू फारिग है। आईओ का काम तो हो रहा है अपनी जगह, लेकिन जो बीच में गैप आ रहा है उसमें सीपीयू फारिग है, वो आइडल है उस टाइम, ठीक है ना। तो वो वेट लूप इसी को कह रहा है कि आइडल है, आइडल में काम क्या करे, तो उस वक्त सीपीयू को कहते हैं तुम ये काम कर लो, ये पेंडिंग में काम करा हुआ है, ये और प्रोसेस आ रहा है, तुम ये काम कर लो। तो उस वक्त वो खाली स्लॉट्स होती है ना बीच बीच में, उन खाली स्लॉट्स के अंदर सीपीयू को काम दे दिया जाता है, ताकि सीपीयू बिजी रहे और ज्यादा से ज्यादा काम जो है वो परफॉर्म हो जाए थोड़े वक्त पे। ये बात समझ में आ रही है आपको? ये वाली जो मैं आईओ के अंदर ही, यानी कि सीपीयू को बिजी रखा जाता है। सीपीयू आइडल स्टेट जो आती है उसमें आइडल स्टेट्स के अंदर सीपीयू को मुख्तलिफ काम जो है दे दिए जाते हैं। ये इसके एल्गोरिथम डिजाइन हुए हैं ताकि सीपीयू ज्यादा से ज्यादा काम सर अंजाम दे सके। अच्छा जी, लेस देन अ मिनट दिखा रहा है, तो उसको दोबारा कनेक्ट करना होगा। तो एक मिनट,